हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। नाम है मेरा ज्योति गुप्ता। आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 6 की साइंस, जिसका चैप्टर 5 चल रहा है। और जो पढ़ाने वाला आपका जो चैप्टर है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ना, वो मैंने पढ़ा दिया है। और आज का जो क्लास है, इस वीडियो में मैं क्या कराऊंगी आपको, जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो कराऊंगी। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। और ये जो चैप्टर है, अगर आपने नहीं देखा है इसका पहला पार्ट जिसमें मैंने पढ़ाया है चैप्टर, वो प्लीज़ देख लेना। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं कि अच्छे से याद रहें, तो वो चैप्टर देखना बहुत ज़रूरी है। और चैप्टर शुरू करने से पहले, हमारी एक्सरसाइज कराने से पहले, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा। इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है, और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपनी जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर देते हैं। हमारा 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, और तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो उदाहरण देने हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा निम्नलिखित कारणों से। ठीक है, मिश्रण के में उपस्थित अवयवों को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करें। ठीक है, तो इन्होंने आवश्यकता बताई हैं। ठीक है, पहली आवश्यकता क्या है कि निम्न में से अनुपयोगी अथवा हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरण, चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्ती को अलग करना। तो भाई क्यों अलग करना पड़ा। अगर हम चाय बनाएंगे तो चाय के साथ हम चाय की पत्ती थोड़ी ना खाएंगे, तो इसलिए हमको अलग करना पड़ा। छलनी से हमको अलग करना पड़ा चाय की पत्ती से चाय को। ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी। दूसरा कारण ये है कि मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरण, गेहूँ अथवा चावल के दानों में से भूसी को अलग करना। मतलब दूसरा क्या हुआ कि हमने धान वगैरह जो है वो हम कटाई वटाई करके लाए, साथ में उसमें भूसी भी है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ धान चाहिए। धान से क्या करेंगे, हम उसका आटा पिसवाएंगे, रोटी खाएंगे। ठीक है, वो हमारे लिए उपयोगी है, पर भूसी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, उसको हम जानवरों को खिला सकते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम भूसी नहीं खाएंगे, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हुआ। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण यह है कि मिश्रण में से शुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। ठीक है, उदाहरण, सीरा में से चीनी के रवे प्राप्त करना और समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। मतलब कि जैसे कि समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है खारा, वो हमारे पीने के काम नहीं आता है, पर उसमें से भी हमको एक चीज़ ऐसी मिल जाती है जो हमारे लिए उपयोगी है। क्या, नमक। तो हम क्या करते हैं, अनुपयोगी चीज़ जो होती है उसमें से हम उपयोगी चीज़ पाने के लिए हम ये अलग काम करते हैं, जिससे कि हमको क्या मिलता है, नमक मिलता है। जैसे समुद्र में से जल निकालना। फिर वो 2 उदाहरण उन्होंने कहा था, 2। पहला उदाहरण ये है, चीनी तथा चॉक पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोल कर, ठीक है, तत्पश्चात छान कर अलग किया जाता है। फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त हो जाती है। मतलब इन्होंने क्या किया है, चीनी और चाक का पाउडर इन्होंने मिला दिया। ठीक है, इसको किस में डाल दिया, जल में डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, घोल लिया। फिर उसके बाद इन्होंने छान कर अलग कर लिया। क्या छान कर अलग कर लिया, ठीक है, छान कर अलग करने के बाद क्या, विलयन का वाष्पन किया। ठीक है, तो वाष्प करने के बाद हमको चीनी जो होती है वो अलग हो गई। और आपको बता दें, कल वाले चैप्टर में मुझसे गलती हो गई थी। मैंने ये बता दिया था कि चीनी वो चौक में घुलनशील नहीं होती है, पर मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगी। मुझसे गलती हुई, मैंने एक्सेप्ट की है। ठीक है, तो भाई इस चीज़ को आप सही कर लेना पिछले चैप्टर में। तो चलिए जो दूसरा उदाहरण है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नमक चूर्ण
नमक चूर्ण जो होता है, रेत को जल में घोलकर छानकर रेत अलग करते हैं, तत्पश्चात निस्यंदन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इस बार क्या किया है, नमक का चूर्ण लिया और रेत को जल में मिला दिया। तो रेत जो है वो जल में तो घुलेगी नहीं, नमक तो घुल जाएगा। फिर उन्होंने छान के क्या कर लिया, रेत को तो अलग कर लिया, छान के रेत को अलग कर लिया। फिर क्या किया, उन्होंने निस्यंदन किया, मतलब कि जो तत्पश्चात उनको निस्यंदन मिला है, मतलब छानने की क्रिया हमारी निस्यंदन होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझा दिया गया है। निस्यंदन, निस्तापन, अवसादन, ये सब चीजें क्या होती हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो भाई निस्यंदन कर लिया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, वो जो पानी है नमक वाला उसको उबाला। उबालने के बाद जो सारा पानी था वो भाप में परिवर्तित हो गया, तो हमारे बर्तन में क्या बचा, नमक बचा। ऐसे ही क्या किया जाता है, हमारा समुद्र से बनाया जाता है नमक, समुद्र के पानी से। अगला क्वेश्चन है, निस्तापन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है। तो निष्पावन जो होता है उससे क्या अभिप्राय है, कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आंसर है यहाँ पे, एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। मतलब क्या होता है, कोई दो मिश्रण है, उसमें एक मिश्रण जो है हल्का है, और मतलब दो पदार्थ हैं एक मिश्रण में, एक पदार्थ जो है, एक चीज जो है वो हल्की है, दूसरी चीज जो है वो भारी है। ठीक है, जैसा भूसा और गेहूं ले लो, ठीक है, दोनों एक चीज भारी है एक चीज हल्की है, तो उनको जब अलग किया जाता है उसी क्रिया को निष्पावन कहते हैं। जिस क्रिया से अलग किया जाता है उस क्रिया को हम निष्पावन कहते हैं। फिर आगे लिखते हैं, इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ा कर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों का ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत से अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे आपका खेत से गेहूं ले आया, उसमें भूसा भी है गेहूं भी है, उस चीज को हम कैसे अलग करेंगे। आप किसी ऊंचे स्थान पे जाएंगे, वहां पे खड़े हो जाएंगे, फिर आप जिधर हवा, जब हवा चल रही होगी ना, मतलब हवा तो चलेगी ऊंचे स्थान पे, आपको पता चलेगी, तो वो भारी कण जो होंगे वो आपके पास इकट्ठा होते रहेंगे आपके पास में, और जो हल्के कण होंगे वो हवा में बह जाएंगे। ठीक है, जैसे भूसा हो जाएगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। अगर आपको इससे भी अच्छे बीच में आपको तो 30 सेकंड के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और आपको अगर और बाकी की क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो आप चैनल पे जाएंगे आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करने हैं। ये क्रिएटिव चैनल हैं जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए, अच्छे तरीके से समझना है तो आपको पिछला चैप्टर देखना जरूरी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, पकाने से पहले दालों को किसी नमूने से आप भूसे अथवा धूल के कण कैसे पृथक करोगे। मतलब पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल को कैसे अलग करोगे। अब इसका आंसर क्या है, आइए आपको बताते हैं। ठीक है, तो पिछला चैप्टर भाई पढ़ लेना, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि भाई हिंदी पढ़ाने वाले, मतलब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब पर ज़्यादा क्लासेस नहीं है। ठीक है, मैंने भी सर्च की हैं, सब इंग्लिश में क्लासेस थी। इंग्लिश में पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, पर हिंदी में पढ़ाने वाले आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे। किसी की कैसी वीडियो पढ़ी है, किसी की कैसी वीडियो पढ़ी है, पर किसी ने सीरियल वाइज एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ाया होगा। अगर हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। तो भाई सबको भी शेयर करिए साथ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से बेलने की विधि से अलग किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, हस्तचयन। जो मतलब हाथों से हम चीजों, जो दाल वगैरह चावल बीनते हैं तो उसको हम हस्तचयन कहते हैं। पिछले चैप्टर में सब पढ़ाया है आपको। फिर दालों में अनिच्छित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण से इस विधि को सरलता से अलग किया जा सकता है। मतलब हस्तचयन जो विधि होती है वहाँ पे की जाती है जहाँ पे हमको जो चीज़ चाहिए वो अधिक मात्रा में होती है, जो चीज़ हमारी जो अशुद्धि होती है जिसे जो हमारी निकालने के लिए होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है। अगला हमारा है, छालन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग होता है। तो छालन क्या होता है, छानना वह विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। मतलब छानन क्या होता है, इसमें विभिन्न आकार के जो अवयव होते हैं परस्पर अलग किए जाते हैं। मतलब
जैसे कि बालू हुई, बालू में क्या होता है कि मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, तो हमको चाहिए क्या होती है, महीन महीन बालू चाहिए होती है जो हमारे यूज में आएगी, पर कंकड़ वगैरह हमारे यूज में नहीं आते हैं फिलहाल, वहां पे यूज में नहीं आते जो हम प्लास्टर वगैरह करना होता है, ठीक है, सीमेंट में जो मिलाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करना पड़ता है, छानना पड़ता है। फिर भूसे के रूप में अनाछित छलनी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के कण जो होते हैं छन्नी के छिद्र से नीचे गिर जाते हैं। इसी चीज को इन्होंने एक और उदाहरण से बताया है, जैसे कि आटे की, हम जब आटा छानते हैं तो उसकी भूसी जो होती है वो हमारे यूज की नहीं होती है, तो वो छाननी से हमें छाननी पड़ती है, जो महीन आटा होता है उससे हम रोटी बनाते हैं। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, छानना कहते हैं। आटा छानने में, गेहूं छानने तथा अन्य असमान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। वैसे ही दो आकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको अलग करना होता है, तो हम किस विधि का यूज करते हैं, छानने विधि का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे, ठीक है। ये कह रहे हैं रेत तथा जल के मिश्रण से रेत तथा जल को पृथक कैसे करेंगे, तो क्या कहा है इन्होंने, रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जाएगा। कौन सी विधि से, निथारने की विधि। निथारने की विधि क्या होती है, निथारने की विधि वो होती है, इसमें क्या करते हैं, हमने रेत को पानी में मिला दिया, फिर हमने ग्लास को 1 घंटे के लिए रख दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बालू जो थी वो हमारी गिलास की तली में बैठ गई, फिर हमने ग्लास को धीरे से उठाया, ठीक है, और धीरे से उसको इस तरीके से हमने हिलाया कि जो बालू है पानी में दोबारा ना मिले, दूसरे बर्तन में निकाल लिया, इसी को हम क्या कहते हैं, निथारना कहते हैं। इन्होंने बताया है, एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो, इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ, अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इस निरीक्षण करने पर क्या दिखाई जाता है, रेत के भारी कण जो होते हैं पेंदी पर एकत्र हो गए हैं और जल ऊपर की ओर आ गया है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो, ध्यान रहे कि जल जो है विचलित ना हो, मतलब उसमें जो है बालू के कण दोबारा ना मिले। इस विधि को निथारना कहते हैं। मतलब जो क्रिया मैंने बताई, जो तली में बैठती है बालू, उसको अवसादन कहते हैं, और जब वो हमने पानी दूसरे बर्तन में अलग निकाल लिया है उसको हम निथारना कहते हैं या उसको निष्पावन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर देते हैं, क्या करते हैं, इस प्रकार से जल को हम रेत से, चुप रहे ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है, यदि हाँ तो इसे आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यदि हाँ तो उसे आप कैसे करोगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आंसर यहाँ पे लिखा नहीं है, गलती से टाइप नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका आंसर मैं बोल के बता दे रही हूँ। इसको हम छानने विधि से करेंगे, हस्तचयन विधि से इसलिए नहीं करेंगे, चीनी बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो चीनी मिली होगी, फिर अगर 20-25 भी दाने होंगे, ठीक है, उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम छानना विधि यूज करेंगे, छलनी लेंगे, छानेंगे तो चीनी तो उसका साइज बड़ा होता है आटे की अपेक्षा, तो चीनी चीनी जो हमारी छलनी में आ जाएगी और आटा जो होगा वो नीचे हो जाएगा। तो इसको कौन सी विधि से अलग करेंगे, छाननी विधि से। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे। पंकिल जल मतलब गंदा जल है जो है, पंकिल का मतलब क्या हुआ, गंदा जल। तो उसको आप स्वच्छ कैसे करोगे, गंदे पानी को स्वच्छ साफ कैसे करेंगे, तुम गंदे पानी में से साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी विधि से, लोडिंग विधि से। इसमें क्या करना होगा, एक बीकर लेना है, उसे आधा गंदे पानी से भर देना है, और फिटकरी के कुछ टुकड़े जो होते हैं, फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो धागे में बांधकर बीकर के जल में लटकाकर उसे घुमाया जाएगा। मतलब फिटकरी का जो टुकड़ा है पानी में डालकर उसे घुमाएंगे, घुमाने की क्रिया 1 मिनट तक की होगी। कितने मिनट की होगी, 1 मिनट तक हम उसे घुमाएंगे। फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल दिया जाएगा, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखा जाएगा। मतलब घुमाने के बाद क्या करेंगे, हम फिटकरी को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन जो पानी है उसको थोड़ा कुछ देर के लिए हम स्थिर रखेंगे। फिर कह रहे हैं अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल दिया जाए, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखा जाएगा। फिर कह रहे हैं मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी हो जाएंगे, फिर क्या होगा, मिट्टी के कण होंगे जो मिल मिल के बड़े कण हो जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे बैठ जाएंगे, फिर पानी जो हो जाएगा साफ हो जाएगा। पानी, साफ पानी को दूसरा जो बर्तन है उसमें निकाल लिया जाएगा। इस विधि, इसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, लोडिंग विधि या निथारना विधि। मतलब हम लोडिंग करके भी कर सकते हैं और निथार के भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो, अच्छा अभी आपका चैप्टर बाकी है, सॉरी मुझे लगा आपका चैप्टर खत्म हो गया। खाली स्थान जो है, खाली स्थान है जो आपके वो अलग बाद में करा देते हैं, पहले सत्यासद करा देते हैं।
तो सत्य सत्य हमको बताना है। पहला है दूध और जल के मिश्रण के निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। दूध और जल को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये बताना है भाई हमको। तो दूध और जल को निस्यंदन विधि के द्वारा नहीं अलग किया जा सकता है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो नमक और चीनी का जो मिश्रण है उसको निष्पावन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। अगर ये अभी मैंने निस्यंदन, निष्पावन, पृथक्करण ये सब जो चीजें मैंने बता दी है, अब इस चैप्टर में भी बताया है, पिछले चैप्टर में भी मैंने अच्छे से समझाया है, प्लीज आप देख लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। फिर ये पहला वाला भी गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, तीसरा देखते हैं। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण जो होता है निस्यंदन द्वारा किया जाता है, तो हाँ निस्यंदन द्वारा, मतलब निस्यंदन द्वारा, ठीक है, किया जाता है। फिर है अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण विधि द्वारा किया जाता है, तो हाँ ये बात भी सही है, निस्तारण विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। क्या किया जाता है? जल में नींबू और चीनी का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो, आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालोगे, मतलब जो शिकंजी में जो बर्फ है चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में? किस प्रकरण विधि में अधिक चीनी घोलना संभव है, ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हम बर्फ को चीनी घोलने के बाद डालेंगे। आप खुद शरबत बनाते होंगे, आपको अच्छे से पता होगा, पहले हम चीनी को घोल लेते हैं, उसके बाद चीनी और मतलब कि शरबत पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम ठंडा बर्फ डालते हैं, ठीक है। फिर अब ये कह रहे हैं जब बर्फ के बाद शिकंजी, जब बर्फ है के बाद शिकंजी में डाला जाता है तो उसमें चीनी को और अधिक मात्रा में घोली जाती है। इसका कारण यह है कि बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में धारण कर लेता है, जिससे उसके ऊपर चीनी की अधिक मात्रा में घोला जाता है। मतलब क्या होता है कि या तो हम चीनी को पहले ज़्यादा घोल लें, अगर फिर भी कम लग रहा है बर्फ डालने के बाद, क्या होता है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं उसमें चीनी और बहुत ज़्यादा घोली जाती है, ठीक है। अब हमारा जो रिक्त स्थान रह गए थे हमारे, ठीक है, रिक्त स्थान कर लेते हैं। तो हमारा पहला है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? धान के दान, क्या कह रहे हैं? धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा तो प्लीज देख लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पिछला जो क्लास है, ये जो जिसमें मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया वो आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? जब धान को डंडियों से अलग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं डंडे पीट पीट कर हम जो धान की बालियां वगैरह होती हैं उनसे हम धान वगैरह को अलग करते हैं। फिर दूसरा हमारा है किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है? तो पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है? जिसमें हम छानते हैं, ठीक है, एक चीज को दूसरे में अलग करते हैं, छलनी से अलग करते हैं, उसको हम निस्यंदन कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। तीसरा है समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है बताइए? तो ये तो मैंने इस चैप्टर में भी बताया है, पिछले चैप्टर में बताया है। तो कौन सी विधि से नमक प्राप्त किया जाता है समुद्र के जल से? वाष्पन से, ठीक है, समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है, हमको नमक मिल जाता है। फिर अगला हमारा घा वाला है, जो पंकिल जल को, मतलब गंदे जल को पूरी रात बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं, इसके बाद स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसका उपयोग में होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम निस्यंदन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया भी हमारी निस्यंदन हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इस गलत टाइप हो गया है, तो निस्यंदन नहीं होगा। जब यानी गंदा जल होता है, ठीक है, उसकी अशुद्धियां जो तली में बैठ जाती हैं, फिर हम उसको जब अलग करते हैं तो इसके उपयोग में पृथक्करण की जो प्रक्रिया होती है उसको अपसादन कहते हैं। जब गंदगी जो होती है तली में बैठ जाती है तो उस प्रक्रिया को हम अपसादन कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। और जाने से पहले एक बात जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है, पहले वो बात सुनिएगा फिर बाद में जाइएगा, ठीक है। तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको? सिर्फ 1 महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट
कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है भाई। पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।